नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु कुमार रीजनिंग से संबंधित इस दूसरे क्लास की वीडियो में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आप सभी को अपने इस वीडियो के माध्यम से सेट 2 से संबंधित रीजनिंग वाले जो भी प्रश्न हैं उनका सॉल्यूशन करना आप लोगों को सिखाऊंगा। दोस्तों, मैं अपने वीडियो के माध्यम से रीजनिंग से संबंधित जो भी प्रश्न आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, ये सारे के सारे प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इन्हीं प्रश्नों के आधार पर आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर दोस्तों आप लोग किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकालना चाहते हैं तो आप लोग इन प्रश्नों के सॉल्यूशन को देखना और समझना नहीं भूलिएगा। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, इस वीडियो का जो पहला नंबर सवाल है उस सवाल में कहा जा रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में कैंडल को D1OEM2 और मॉडर्न को N4E2SO के रूप में लिखा जाता है, अर्थात कोडित किया जाता है। समान कूट भाषा में बीवेयर को किस प्रकार लिखा जाएगा, यही आप लोगों को बताना है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि कैंडल को लिख लेते हैं। ठीक है, कैंडल को हमने लिख लिया और कैंडल को जिस शब्द में कोडित किया जा रहा है हम उस शब्द को यहाँ पर लिख लेते हैं। तो दोस्तों, कैंडल को कोडित किया जा रहा है D1OEM2। ठीक है, कहने का मतलब यह हुआ कि C को D में कोडित किया जा रहा है, A को 1 में कोडित किया जा रहा है, N को O में कोडित किया जा रहा है और इसी प्रकार से DLE को क्रमशः EM2 में कोडित किया जा रहा है। ठीक है, अगला जो शब्द है उस पर हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। अगला शब्द है दोस्तों क्या, तो मॉडर्न। मॉडर्न, ठीक है, हमने यहाँ पर मॉडर्न उतार लिया। मॉडर्न जिस शब्द में कोडित हो रहा है उस शब्द को यहाँ पर उतार देते हैं। N4, उसके बाद A2O और उसके बाद SO। M के सामने N है, O के सामने 4 है, D के सामने E है, E के सामने 2 है, R के सामने S है और N के सामने O है। हमें बताना है कि बी वेयर को किस शब्द में कोडित किया जाएगा। ठीक है, ध्यान से आप लोग समझना दोस्तों। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप लोग इस शब्द के पहले लेटर पर विचार कीजिए। दोस्तों, कैंडल शब्द का जो पहला लेटर C है उसे कोडित किया जा रहा है D में। मॉडर्न शब्द का जो पहला लेटर M है उसे कोडित किया जा रहा है N में। आप सभी जानते हैं कि C के बाद D आता है, M के बाद N आता है। तो दोस्तों, इसी प्रकार से हम लोग B के बाद जो भी लेटर आएगा उसी लेटर में B को भी कोडित कर देंगे। किस पैटर्न के आधार पर, तो दोस्तों इस पैटर्न के आधार पर, क्योंकि हमारे बी वेयर का जो पहला लेटर है वो दोस्तों B ही है। ठीक है, तो लिख सकते हैं यहाँ पर C। बताइए, जैसे C के बाद यहाँ पर D है, M के बाद यहाँ पर N है, तो दोस्तों यहाँ पर B के बाद C नहीं हो सकता है। बताइए, एकदम हो सकता है। आगे चलते हैं दोस्तों,
यहाँ पर ए को कोडित किया जा रहा है 1 में और मॉडर्न में ए है ही नहीं, तो दोस्तों हम ए पर बिल्कुल भी अभी विचार नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें ए है ना ए, तो छोड़ दीजिए, अभी आप लोग ए पर बिल्कुल भी विचार मत कीजिए, क्योंकि ए जो है वो दोस्तों इस शब्द के लिए चौथे स्थान पर है। हम दूसरे स्थान की बात करते हैं। दूसरे स्थान पर ई है, इसमें ई ढूंढिए दोस्तों। इस शब्द में जो ई लेटर आया हुआ है, इस ई लेटर को कोडित किया जा रहा है 2 में। इस शब्द में जो ई लेटर आ रहा है, इस लेटर को कोडित किया जा रहा है 2 में। तो भैया हम किसी से काहे अलग रहेंगे, हम भी अपने बी वेयर शब्द में आने वाले लेटर ई को भी कोडित कर देंगे 2 में। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कोडित कर दिया। अब चलते हैं डब्लू पर। कैंडल में डब्लू है नहीं, मॉडर्न में डब्लू है नहीं। देखते हैं कि डब्लू बी वेयर शब्द के किस स्थान पर उपस्थित है। दोस्तों डब्लू बी वेयर के तीसरे स्थान पर उपस्थित है। यहाँ पर देखते हैं कि कैंडल के तीसरे स्थान पर कौन सा लेटर आया हुआ है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कैंडल के तीसरे स्थान पर एन लेटर आया हुआ है और इसी प्रकार से मॉडर्न शब्द के तीसरे स्थान पर डी लेटर आया हुआ है। एन लेटर को कोडित किया गया है ओ में, डी लेटर को कोडित किया गया है ई में, डी के बाद ई आता है, एन के बाद ओ आता है। तो भैया हम भी यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स, क्योंकि डब्लू के बाद एक्स ही आता है। तो यहाँ पर जो डब्लू लेटर है वो दोस्तों कोडित हो जाएगा एक्स लेटर में। ठीक है, अब चलते हैं आगे आर पर। इसमें आर है नहीं, इसमें आर है तो दोस्तों है, तो यहाँ पर आर के बाद क्या है तो एस है। ठीक है, और जो आर है वो दोस्तों अंतिम लेटर से एक लेटर पहले है, अंतिम लेटर से एक लेटर पहले है। तो हमारे इस शब्द में जो अंतिम लेटर है ई, इसके पहले कौन लेटर है बताइए, तो इसके पहले आर लेटर है। कैंडल शब्द में जो अंतिम लेटर है वो कौन है, तो दोस्तों ई। इसके पहले लेटर कौन है, तो दोस्तों इसके पहले लेटर एल है। एल को कोडित किया गया है एम में, आर को कोडित किया गया है एस में। तो दोस्तों हम लोग भी आर को कोडित कर देंगे एस में, बस, क्योंकि एल के बाद एम आता है, आर के बाद एस आता है, तो हम भी यहाँ पर आर को एस में ही कोडित कर देंगे। ठीक है, ई देखिए ई, यहाँ पर ई को कोडित किया गया है 2 में, यहाँ पर भी ई को कोडित किया गया है 2 में, और हमने यहाँ पर ई को खुद कोडित किया है 2 में, तो यहाँ पर भी ई कोडित हो जाएगा 2 में ही। ठीक है, अब बस देखना यह है कि हम ए के स्थान पर क्या लिख सकते हैं। दोस्तों जब पैटर्न सही है तो हम ए के स्थान पर 1 ही को लिख देंगे, क्योंकि अभी तक हमने जो भी लेटर बी वेयर के लिए बनाया वो हमने इन्हीं 2 पैटर्नों की सहायता से बनाया। जब यह पैटर्न सही है तो लेटर ए के लिए 1 भी सही ही होगा। तो हम यहाँ पर लेटर ए को कोडित कर देंगे 1 में, और हमारा जो शब्द होगा वो दोस्तों निकल कर आ जाएगा C2X1 और S2। ठीक है, एस है, एस 5 जैसा लग रहा था, एस एस। ठीक है, मिलाइए तो ऑप्शन से मिल रहा है दोस्तों, किस ऑप्शन से मिल रहा है मिलाइएगा आप लोग जरा। C2X1S2 ऑप्शन नंबर डी जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पर। इस प्रश्न में बताया जा रहा है दिए गए विकल्पों में से वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। दोस्तों इस प्रश्न में
माता डॉक्टर और होमोसेपियंस है। आप लोगों को माता डॉक्टर और होमोसेपियंस के आधार पर वेन आरेख की रचना करनी है। दोस्तों, जो माता होती हैं वो एक प्रकार की महिला होती हैं, जो डॉक्टर होता है वो महिला या पुरुष इन दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, और जो होमोसेपियंस है यह दोस्तों मनुष्य का एक वैज्ञानिक नाम है। मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है उसे ही दोस्तों होमोसेपियंस के नाम से जाना जाता है। कहने का अर्थ यह हुआ कि होमोसेपियंस के अंतर्गत हम केवल और केवल मनुष्य जगत से जुड़े हुए प्राणियों को ही शामिल कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो संबंध है वो दोस्तों होमोसेपियंस से ही है। ठीक है, तो देखिए अगर हम यहाँ पर वेन आरेख का जो पहला आकृति वृत्त है, अगर हम इसे होमोसेपियंस मानकर चलें, अगर हम इसे होमोसेपियंस मानकर चलें तो दोस्तों इसके अंतर्गत ही मनुष्य प्राणी आएंगे। ठीक है, तो दोस्तों माता भी आएंगी इसी के अंतर्गत और डॉक्टर भी आएगा इसी के अंतर्गत। अभी ना कि माता के अंदर डॉक्टर को घुसा देना तो वेन आरेख गलत हो जाएगा। ठीक है, आप लोग देख लीजिए कि कौन सा आकृति मैच कर रहा है। दोस्तों यहाँ पर बी तो मैच नहीं करेगा, सी तो मैच नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। मैंने बताया आप लोगों को बिल्कुल भी माता के अंदर डॉक्टर को या फिर डॉक्टर के अंदर माता को नहीं घुसाना है। ठीक है, और जो डी है वो तो बिल्कुल भी मैच करेगा ही नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है यही दोस्तों सही है। ऑप्शन नंबर ए में ऐसा आकृति आया हुआ है होमोसेपियंस के अंतर्गत। कहने का अर्थ यह हुआ कि मनुष्य के अंदर यानी मनुष्य जाति के अंदर ये दोनों ही आएंगे। कौन कौन? माता और डॉक्टर। इन दोनों को हम साथ में क्या करते हैं, साथ में आप लोगों के सामने दिखा देते हैं जैसा प्रश्न के ऑप्शन में दिखाया गया है। ठीक है, तो इस प्रश्न के लिए जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हमें बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपने समझ पाया कि कैसे कैसे हमें वेन आरेख की रचना करनी है। देखिए हालांकि मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से वेन आरेख को नहीं बनाया था, लेकिन हमें ऑप्शन का पता चल चुका था कि हमारा कौन सा सही ऑप्शन होगा। ठीक है, आप लोगों ने भी देखा था। अगले नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है दिए गए विकल्पों में से वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों में सबसे अच्छा संबंध दर्शाता है। दोस्तों हमारे पास है अक्रिय गैस, क्लोरीन, हीलियम। अगर आप लोगों ने साइंस में आने वाले सब्जेक्ट केमिस्ट्री का अच्छे से अध्ययन किया होगा तो आप लोगों को अच्छी तरीके से पता होगा कि अक्रिय गैस के अंतर्गत ही हीलियम गैस आता है, क्योंकि हीलियम गैस को अक्रिय गैस माना जाता है, लेकिन क्लोरीन गैस को बिल्कुल भी निष्क्रिय अर्थात अक्रिय गैस नहीं माना जाता है। अगर दोस्तों हम यहाँ पर वेन आरेख का पहला आकृति लेकर चले अक्रिय गैस का, तो इसके अंतर्गत कौन सा गैस आएगा? तो भैया इसके अंतर्गत तो वही गैस आएगा जो गैस अक्रिय होगा। तो हम लोग देख लेते हैं कि इन तीनों में कौन सा गैस अक्रिय है। तो दोस्तों इन तीनों में हीलियम गैस अक्रिय है। तो भैया हम हीलियम गैस के लिए एक और यहाँ पर आकृति वृत्त के रूप में बना लेंगे, क्योंकि जो वेन आरेख होता है वो दोस्तों वृत्ताकार आकृति की तरह ही होता है। ऐसा दोस्तों आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, अगर आप लोगों ने 11th क्लास का अच्छे से अध्ययन किया होगा तो उसमें आप लोगों को वेन आरेख पढ़ने को मिला होगा। अब बात आता है क्लोरीन गैस का। तो भैया जो क्लोरीन गैस है वो बिल्कुल भी अक्रिय गैस के परिवार का सदस्य है ही नहीं, इसलिए हम लोग क्लोरीन गैस को अलग दिखा देंगे। क्या करेंगे? अलग दिखा देंगे।
जो वेन आरेख की आकृति बनेगी वो दोस्तों ऐसा ही बनेगी। आप लोग ऑप्शन से मिला लीजिए। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोगों ने समझ लिया। इसलिए मैं कहता हूं आप लोगों को, अगर आप लोगों को रीजनिंग से संबंधित प्रश्नों को सोल्व करना है तो आप लोगों का जो बेसिक है वो दोस्तों बिल्कुल और बिल्कुल कंप्लीट होनी चाहिए। तभी आप दोस्तों रीजनिंग से संबंधित एक से बढ़कर एक प्रश्नों को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रश्न में कहा जा रहा है उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे पहला पद दूसरे पद से संबंधित है। दोस्तों शब्द क्या है हमारे पास, सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, देखिए शब्द है हमारे पास CFZ अनुपात HIU और उसके बाद है समानुपात खाली स्थान अनुपात JLS। दोस्तों पैटर्न को समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। ठीक है, देखिए प्रश्न में यही ना कहा जा रहा है, प्रश्न में यही कहा जा रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे पहला दूसरे पद से संबंधित है। पहला पद दूसरे पद से जिस प्रकार संबंधित है वैसे ही चौथा पद तीसरे पद से संबंधित होगा। जरा देख लेते हैं कि पहला पद दूसरे पद से आखिरकार किस प्रकार से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर C है और यहाँ पर H है। ठीक है, C के बाद आता है D, DEFG, तब आता है H, यानी कि 4 लेटर गायब है। ठीक है, 4 लेटर के बाद H आता है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम दोस्तों यहाँ पर J के साथ लेटर पहले लिख लेते हैं। J के साथ पहले हम लेटर लिख लेते हैं। PQRSTUVWXYZ MN JKLMN, तो हो जाएगा EFGHIJKL IJKLMNO। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। देखिए यहाँ पर दोस्तों देखिए H क्या है, H दोस्तों C से पीछे है कि आगे है, बताइए। जो H है वो C से पीछे है कि आगे है। दोस्तों जो H है वो C से आगे है, C के बाद ना H आता है, बताइए। तो दोस्तों हम क्या करेंगे कि यहाँ पर J के पीछे वाले लेटर को देखेंगे। ये सब J के बाद वाले लेटर हैं, हमें J के पीछे वाले लेटर को देखना है। हम बहुत कम लेकर चले हैं, ABCDEF EF है, CDEFGHIJ, 4 लेटर हटाना है। तो दोस्तों 4 लेटर हटा देंगे, 1 2 3 4 हट गया 4 को लेटर। क्या बचेगा, E, तो यहां पर हम E लिख देंगे। बात आ रही है समझ में। DEFG के बाद ना H आता है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर हमने E को रखा, क्योंकि E के बाद भी 4 लेटर आएंगे, FGHI, उसके बाद ना J आएगा। बताइए, चलिए 1 लेटर हो चुका। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन चारों में ही है। दोस्तों चारों में ही नहीं है, केवल 2 ऑप्शन में E है। एगो ऑप्शन A एगो ऑप्शन B। आप लोग 2 ऑप्शन को भूल जाइए, उन दोनों में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। C और D में से कोई भी सही नहीं होगा, A और B में से हमें सही ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, चलिए भैया चूज करने का प्रयास करते हैं, कौन होगा A और B में से। यहाँ पर F है और यहाँ पर I है, F है और यहाँ पर I है। तो दोस्तों देखिए FGHI, ठीक है, F के बाद 2 लेटर गायब है, तब जाकर I यहाँ पर आया हुआ है। तो दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, जो यहाँ पर L लिखा हुआ है ना L, तो L से पहले जो 2 लेटर है J के, उसे गायब कर देंगे। L से पहले जो 2 लेटर है J के, उसे गायब कर देंगे, तो क्या बचेगा I। यहाँ पर I
रख देंगे। समझ में आ गया। अब चलते हैं तीसरे लेटर पर। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि इस शब्द का तीसरा लेटर जेड है और इस शब्द का तीसरा लेटर यू है। दोस्तों देखते हैं कि यू से जेड तक के कौन कौन से लेटर आते हैं। लिख लेते हैं। क्या होता है? यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर दोस्तों हम एस लेकर चलेंगे। बात को ध्यान से समझिएगा। हमने यू के बाद जो लेटर लिया हुआ है वो दोस्तों आरोही क्रम में लिया हुआ है, अर्थात बढ़ते क्रम में लिया हुआ है। ठीक है। इसलिए आप लोग भी एस के बाद जो भी लेटर लीजिएगा उसे आप लोग आरोही क्रम में लीजिएगा, ना कि अवरोही क्रम में लीजिएगा। ठीक है। बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में बिल्कुल भी ना। तो लिखेंगे यहां पर एस, एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स। ठीक है। देख सकते हैं आप लोग U से Z तक के बीच जो चार लेटर हैं V W X Y, ये चारों के चारों गायब है। इसलिए हम लोग भी एस के बाद के जो चार लेटर हैं उसे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? गायब कर देंगे। टी यू भी डब्ल्यू, यहां पर डब्ल्यू आएगा, डब्ल्यू। ठीक है। टी यू भी डब्ल्यू, इनको गायब कर देंगे तो क्या मिलेगा? एक्स मिलेगा। यहां पर एक्स रख देंगे। हो गया सोल्व। बहुत ही आसान था। तो दोस्तों देख लेते हैं कौन सा सही यहां पर ऑप्शन होगा। दोस्तों जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अरे यार उतना करना ही नहीं था। ऑप्शन नंबर 1 तो कभी दोस्तों हम लोग का सही हो जाता है। क्या समझे? आई है ना आई, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में आई है ही नहीं। तो दोस्तों आप लोग उतना ही पर क्या कीजिएगा, आप लोग अपने एग्जाम हॉल में उतना ही पर ऐसे प्रश्न का सॉल्यूशन कर दीजिएगा। उतना दिमाग लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। बात आ गया समझ में। आगे चलते हैं 37 नंबर पर। जो अगला प्रश्न है उस पर चलने का प्रयास करते हैं। दोस्तों इस प्रश्न में संख्याओं की श्रृंखला दिया हुआ है। हम लोग श्रृंखला में आने वाले संख्याओं को उतार लेते हैं। ठीक है। पूछा है कि संख्याओं की इस श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है। दिया हुआ है 11, 23, 67, उसके बाद 120 और उसके बाद है 219 और उसके बाद है 346। ठीक है। दोस्तों 11 कैसे बन सकता है जरा बताइए तो। 11 को सबसे पहले आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा। अगर हमें 2 का घन ले लें तो क्या मिल सकता है? 8। 2 का घन 8 होता है। 8 में 3 को ऐड करेंगे तो 11 मिल जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर 3 का घन ले लेंगे। 3 का घन 27 होता है। 27 में 3 को ऐड करेंगे तो दूसरा पद 30 मिल जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से हम 4 का क्यूब ले लेते हैं। 4 का क्यूब होता है 64। 64 में 3 को ऐड करेंगे तो मिल जाएगा 67। और आप देख सकते हैं कि इस श्रृंखला का तीसरा पद भी 67 ही है। कहने का अर्थ यह हुआ दोस्तों कि इस श्रृंखला में आने वाले जो पद हैं ये पद इसी पैटर्न के आधार पर एक दूसरे के साथ क्रमागत रूप से व्यवस्थित हैं। जो भी पद इस पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा उसी पद को इस श्रृंखला का गलत संख्या माने लेंगे। ठीक है। आइए चलते हैं आगे। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर 5 का क्यूब यानी कि 125 प्लस 3, यहाँ पर क्या आएगा 128, लेकिन आया क्या है 120। इसका मतलब कि जो गलत संख्या है वो दोस्तों 120 ही है।
देखिए यहाँ पर 2 का क्यूब है, यहाँ पर 3 का क्यूब है, यहाँ पर 4 का क्यूब है, तो भैया हेजा हम 5 का ना क्यूब लेंगे तबे ना मिलेगा 125 है। सब में 3 को जोड़ा गया है तो हम क्या यहाँ पर 4 को जोड़ेंगे? नहीं ना, 3 को ना जोड़ेंगे। तो दोस्तों 3 को जोड़ेंगे तो हमें 128 मिलेगा, लेकिन इस श्रृंखला में 120 मिला है। तो दोस्तों हम गलत संख्या 120 को ही मान लेंगे। इस प्रश्न का जो गलत दोस्तों संख्या होगा वो 120 ही होगा। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आप लोगों ने जान लिया। यहाँ पर दोस्तों अगले प्रश्न में कहा जा रहा है, जिस प्रकार रेगिस्तान का संबंध महासागर से है उसी प्रकार जल का संबंध किससे है, यही आप लोगों को बताना है। बहुत ही आसान है दोस्तों। देखिए रेगिस्तान में क्या मिलता है? तो रेत। महासागर में क्या मिलता है? तो जल। दोस्तों रेगिस्तान संबंधित है महासागर से, इसलिए जल संबंधित हो जाएगा रेत से। क्वेश्चन में जान है, सिंपल तो है। रेगिस्तान में मिलता है रेत और महासागर में मिलता है पानी। जब महासागर संबंधित है रेगिस्तान से तो हम जल को भी संबंधित कर देंगे, किससे? तो रेत से। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रेत। हालांकि यहाँ पर साफ साफ नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप लोग रेत ही समझकर रखिएगा। ठीक है, आगे के जो प्रश्न है उसे मैं आप लोगों को बताता हूं, तब तक मैं इसे मिटा देता हूं। ठीक है दोस्तों इस प्रश्न में आकृति की श्रृंखला आया हुआ है। आप लोगों को आकृति की इस श्रृंखला के आधार पर यह बताना है कि चौथे बॉक्स में आकृति का कैसा स्वरूप होगा। अगर आप लोग अच्छे से इन आकृतियों के स्वरूप को समझना चाहते हैं तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं फिगर आप लोगों के सामने आ रहा होगा, और आप लोग डिसाइड कीजिए कि चौथे बॉक्स में कौन सा फिगर आएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए पहले बॉक्स में जो आकृति का स्वरूप है वो है इस प्रकार से। कुछ समय के लिए भूल जाते हैं कि इसमें कोई बिंदु या फिर कोण का निशान भी है, भूल जाते हैं दोस्तों। ठीक है, कुछ समय के लिए हम भूल जाते हैं कि इसमें बिंदु और कोण का कोई भी निशान नहीं है, यह एक प्रकार का खाली आकृति है। ठीक है दोस्तों, पहले बॉक्स में आकृति का स्वरूप ऐसा है, दूसरे बॉक्स में आकृति ऐसा हो गया है, ऐसा। ठीक है, ऐसा हो गया है, ऐसा। अगर मानकर चलते हैं दोस्तों कि कोई आकृति इस प्रकार से है, मानकर चलते हैं कि कोई आकृति पहली स्थिति में इस प्रकार से है तो वो दूसरी स्थिति में इस प्रकार से हो जा रही है। ध्यान से समझना जो मैं बता रहा हूं। ठीक है, फिर यहां पर समझिएगा तीसरी स्थिति में यह हो जा रहा है किस रूप में? तो दोस्तों तीसरी स्थिति में यह हो जा रहा है इस रूप में, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। तो दोस्तों यह तीसरी स्थिति में किस रूप में होगा? इस रूप में होगा ना, इस रूप में। बताइए। तो दोस्तों चौथी स्थिति में इस आकृति को कैसा होना चाहिए था? तो दोस्तों चौथी स्थिति में इस आकृति को ऐसा होना चाहिए था। यहां से घूमकर ऐसा हुआ, फिर यहां से घूमकर ऐसा हुआ, तो भैया जब यहां से घूमेगा तो वह ऐसा ही ना होगा? बताइए, ऐसा ही ना होगा। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग इसको भी ऐसे ही घुमा देंगे। तो घुमाएंगे तो यह दोस्तों किस प्रकार से हो जाएगा? घुमाएंगे तो भैया यह हो जाएगा इस प्रकार से। पहले आप लोग ऑप्शन में चूज कीजिए कि ऐसा स्वरूप वाला जो आकृति है वो किस ऑप्शन में है। दोस्तों चारों ऑप्शन में से 2 ऑप्शन है, एक ऑप्शन बी है
और एगो ऑप्शन सी है। इन दोनों ऑप्शन में आकृति का जो स्वरूप है वो दोस्तों इस प्रकार से है। अब देखना यह है कि बी और सी में से कौन सा ऑप्शन राइट है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी में कोण का निशान और बिंदु दोनों एक ही दिशा में नहीं है, यानी कि ये दोनों को दोनों क्या है, सम्मुख दिशा में है, जबकि तीनों स्थिति में कोण का निशान और बिंदु एक ही दिशा में है। देख सकते हैं जिस दिशा में बिंदु है उसी दिशा में कोण भी है, जिस दिशा में बिंदु है उसी दिशा में कोण भी है, जिस दिशा में बिंदु है उसी दिशा में कोण का निशान भी है, यानी कि बिंदु और कोण का निशान एक दूसरे के आसन्न है। जबकि ऑप्शन नंबर बी में कोण का निशान और बिंदु एक दूसरे के सम्मुख है। तो दोस्तों हमें ऑप्शन नंबर बी ना लेकर ऑप्शन नंबर सी लेकर चलेंगे, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में बिंदु और कोण का निशान एक दूसरे के आसन्न है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि इस आकृति का जो सही ऑप्शन होगा वो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ही होगा। सोल्व हो गया। इसी तरीके से आप लोगों को ऐसे प्रश्नों को सोल्व करना है। अब आइए बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न पर। अगला सवाल आपके सामने आ चुका होगा, आप लोग पढ़ने का प्रयास कीजिएगा और साथ ही समझने का भी प्रयास कीजिएगा। दोस्तों अगले नंबर सवाल में कहा जा रहा है, निम्नलिखित 4 संख्या जोड़ों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक अलग है, विषम चुने। दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से 3 ऑप्शन एक ही जैसा है, मतलब एक ही जैसा स्वरूप व्यक्त करने वाला है, लेकिन इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऐसा भी ऑप्शन है जो कि 3 ऑप्शन से अलग है। हमें उसी ऑप्शन की पहचान करनी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में आया हुआ है 93:117। ठीक है, और ऑप्शन नंबर बी में आया हुआ है 63:81। ऑप्शन नंबर सी में आया हुआ है 133:171 और ऑप्शन नंबर डी में आया हुआ है 119:153। दोस्तों अगर हम 63 को तोड़ना चाहें तो टूट सकता है। 9 7 63 इजकल टू, या फिर अनुपात 9 7 63 और 81 को तोड़ सकते हैं, 9 9 81। मतलब इन दोनों में एक संख्या 9 कॉमन है। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग 133 को तोड़ेंगे। 3 3 6 व 1 7, यहाँ पर 7 और 2 9 हो जाएगा। 3 3 6 व 1 7, यहाँ पर 7 1 8 1 9 हो जा रहा है। ये टूटेगा भाई, पता नहीं ये टूटेगा कि नहीं टूटेगा, छोड़ दीजिए इसको। यहाँ पर देखते हैं 1 1 2 9 2 11 हो जा रहा है। 5 3 8 और 1 9, यहाँ पर 93:117 है। 133 को तोड़ना है किसी भी तरीके से। 133 किससे टूटेगा भैया? 7 से टूटेगा। 7 से तोड़िए तो 7 कम 7, 13 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा भाई? 6 बचेगा। ठीक है, 6 और यहाँ पर 3, 7 9 63 लिख सकता है इसे। 7 गुना 7 एकम 7 और 13 में से 7 गया तो 6 बचा, उधर हो गया 63, 7 9 63, 19 133। दिखाई दे रहा है ना भाई? नहीं दिखाई दे रहा है तो हम कोई और मार्कर ले लेते हैं। यहाँ पर तोड़ेंगे 171 को, देखिए तो 19 से कटेगा 171 भैया, 7 से कटाइए ना जी। 7 दूनी के 14, 7 गुना
7 दूनी के 14, 14 3 17। तो यहाँ पर 3 इधर भेज देंगे तो हो जाएगा 31। लेकिन यह बिल्कुल भी 7 से जइबे नहीं करेगा, यह दोस्तों 7 से जाएगा ही नहीं। अगर लेकर भी जाएंगे तो 3 से लेकर जाते हैं, 3 गुना 3 5 15, 3 6 18, 3 5 15 और 3 7 21 और 57 को तोड़ देंगे, 19 तिया 57, 19 आती तरीके 9। हमें एक ही संख्या के ना कॉमन से मतलब है, इन दोनों में 19 कॉमन है ना भैया। चलो रहने दो, हटाओ। यहाँ पर तोड़ते हैं 119 को, 119 किससे टूटेगा? यहाँ पर 119 को दोस्तों अगर तोड़ना चाहें तो किससे टूट सकता है? 7 से जाएगा। 7 गुने 7 कम 7, 7 4 11, 7 7 49, 17 7 149। यहाँ पर लिखेंगे 7 गुने 17 अनुपात 153, 5 3 8 1 9, 3 से तोड़िए, 3 5 15, 3 कम 3 51, 51, 17 तिया 51, 51 को तोड़ेंगे तो 17 तिया 51 ले लेंगे, तितरी के 9 और यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया? यहाँ पर हो जाएगा 17। ध्यान से समझना कैसे बता रहे हैं। इन दोनों में कॉमन कौन है? 17। इन दोनों में कॉमन कौन है? 19। इन दोनों में कॉमन कौन है? तो 9। देखते हैं कि इन दोनों में कोई कॉमन निकलता है कि नहीं। 93 है ना, तो 93 टूट जाएगा ना, तितरी के 9 आ 3 कम 3 अनुपात 117 है। तोड़ेंगे 3 से ही, 3 गुना 3 चौके 12, तितरी के 9 और 3 9 27। दोस्तों इसमें भी एक संख्या 3 उभयनिष्ठ आ चुका है, मतलब हमें कोई और पैटर्न इसमें अपनाना है। यह पैटर्न इसमें लागू नहीं होगा। हमने जो पैटर्न अभी लेकर चला है कि दोनों में एक संख्या कॉमन है, 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 तो यह पैटर्न बिल्कुल भी नहीं चलेगा, क्योंकि हर एक ऑप्शन में एक संख्या कॉमन है। आप लोग स्वयं देख सकते हैं। हमें यहाँ पर कोई और पैटर्न अपनाना है, तब जाकर हम लोग सही ऑप्शन तक पहुँच सकते हैं। दोस्तों अगर आप ऑप्शन नंबर बी में देखें तो ऑप्शन नंबर बी में 7 और 9 आया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी में भी 7 और 9 गुणनखंड के रूप में आया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी में 7 और 9 गुणनखंड के रूप में आया हुआ है। लेकिन ऑप्शन नंबर ए में 7 और 9 बिल्कुल भी गुणनखंड के रूप में नहीं आया हुआ है। इसलिए हम लोग इस प्रश्न के लिए जो सही ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे वो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ही सेलेक्ट करेंगे। कैसे सेलेक्ट करेंगे ये सारा चीज मैंने आप लोगों को बता दिया। इसी तरीके से आप लोगों को ऐसे प्रश्नों का सॉल्यूशन करना है। आइए चलते हैं अगले नंबर के प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है वो दोस्तों बहुत ही आसान है। इसमें कहा जा रहा है स्केटिंग का संबंध रिंग से उसी प्रकार है जैसे टेनिस किससे संबंधित है। दोस्तों टेनिस संबंधित होता है कोर्ट से, ठीक है। जिस प्रकार से स्केटिंग संबंधित है रिंग से, तो दोस्तों ठीक इसी प्रकार से टेनिस संबंधित हो जाएगा कोर्ट से। इसमें ना ही अखाड़ा आएगा, ना ही पिच आएगा और ना ही रैकेट आएगा। इसलिए 41 का जो सही ऑप्शन होगा वो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए इस प्रश्न का सॉल्यूशन हो चुका। बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पर कि अगले नंबर प्रश्न में क्या बताया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है, ध्यान से समझिएगा। ये भी बहुत आसान प्रश्न है, ठीक है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहा जा रहा है निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से
तीन एक निश्चित तरीके से समान है और एक अलग है, विषम चिन्ह है। इन चारों ऑप्शन में से तीन ऑप्शन एक ही स्वरूप को व्यक्त करने वाले हैं, लेकिन कोई ऐसा चौथा ऑप्शन भी है जो कि इन तीनों ऑप्शनों से अलग है। हमें उसी ऑप्शन को ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे? तो दोस्तों इसके लिए हमें इन चारों ऑप्शन में आए हुए वर्ड्स के स्वरूप को समझना होगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए में के डबल है, उसके बाद एल है, एल के बाद एम है, एम के बाद एन है। ऑप्शन नंबर बी में ई डबल है, उसके बाद एफ है और एफ के बाद जी डबल है। ऑप्शन नंबर सी में सी डबल है, फिर डी है और उसके बाद ई डबल है। डी में है डबल टी, उसके बाद यू, यू के बाद डबल भी। दोस्तों ध्यान से देखिए, के बाद एल आता है, एल के बाद एम आता है और एम के बाद एन आता है। ई के बाद एफ आता है, एफ के बाद जी आता है। सी के बाद डी आता है, डी के बाद ई आता है, टी के बाद यू आता है, यू के बाद भी आता है। मतलब जो अल्फाबेट में आने वाले लेटर का क्रम है उस आधार पर यह पैटर्न सही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर के डबल है तो ई भी डबल है, सी भी डबल है और टी भी डबल है। ठीक, यहाँ पर एल सिंगल है तो एफ भी सिंगल है, डी भी सिंगल है और यू भी सिंगल है। एल के बाद आने वाला जो एम है वो डबल तो नहीं है लेकिन सिंगल है, और जो एन है वो भी डबल नहीं है लेकिन सिंगल है। लेकिन दोस्तों अगर आप ऑप्शन नंबर बी, सी या फिर डी में देखें तो एफ के बाद आने वाला जो लेटर जी है वो डबल है। ऑप्शन नंबर सी में देखें तो डी के बाद आने वाला जो लेटर ई है वो डबल है। यू के बाद आने वाला जो लेटर भी है वो भी डबल है। दोस्तों इन तीनों ऑप्शन में एफ डी टी के बाद आने वाले लेटर डबल हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पर एल के बाद जो आने वाले लेटर हैं वो बिल्कुल भी एक ही जैसे नहीं है, मतलब डबल नहीं है। एम अलग लेटर है और एन अलग लेटर है। इसलिए हम लोग इस प्रश्न के लिए जो सही ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं वो दोस्तों सेलेक्ट कर सकते हैं ऑप्शन नंबर ए को, क्योंकि यही ऑप्शन इन तीनों ऑप्शन से अलग हो जा रहा है। कैसे हो जा रहा है ये सारा चीज मैंने आप लोगों को बता दिया। आइए फटाफट बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पर। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न में बताया जा रहा है निम्नलिखित शब्दों की व्यवस्था को तार्किक और सार्थक क्रम में दर्शाने के लिए सही विकल्प का चयन करें। देखिए यहाँ पर एक नंबर में अध्याय है, 2 नंबर में शब्द है, तीसरे नंबर में अक्षर है, चौथे नंबर में वाक्यांश है, 5वें नंबर में पैराग्राफ है और 6ठे नंबर में वाक्य है। दोस्तों शब्द किससे बनता है पहले ये बताइए तो, शब्द किससे बनता है? दोस्तों शब्द बनता है अक्षर से। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, शब्द किससे बनता है भैया? शब्द बनता है अक्षर से। देखिए जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा कैट, कैट मतलब बिल्ली, तो भैया जो कैट ये शब्द है यह कैसे बना है? तो दोस्तों यह सी ए और टी लेटर के मिलने के कारण बना है, और जो सी ए और टी लेटर है ये दोस्तों अक्षर का स्वरूप है, अक्षर के रूप है। इसलिए हम लोग सबसे पहले अक्षर को लेंगे, 3 नंबर आएगा। ठीक है, उसके बाद अक्षर के बाद क्या बनता है? शब्द। शब्द कितने नंबर पर है? 2 नंबर पर, यहां पर लिखेंगे 2। चलो भैया हो गया अक्षर शब्द। शब्दों के समूह से क्या बनता है? शब्दों के समूह से वाक्यांश, मतलब आधा अधूरा वाक्य बनता है। ठीक है, जब उसमें पंक्चुएशन शामिल हो जाए तो एक पूर्ण वाक्य बनता है। तो दोस्तों वाक्यांश कितने नंबर पर है? 4 नंबर पर, तो हम 2 के बाद 4 लिख लेंगे। ठीक है, चलिए
अक्षर हो गया, शब्द हो गया, वाक्यांश हो गया। वाक्यांश के बाद क्या बनता है? वाक्य। वाक्य कितने नंबर पर है? 6 नंबर पर। तो यहां पर हम 6 नंबर दे देंगे, ठीक है। जैसे कि अगर हमें एक वाक्य ले लें, द काऊ गिव्स मिल्क, ठीक है दोस्तों। अगर हम एक वाक्य ले लें तो आप लोग देख सकते हैं कि द भी एक शब्द है, काउ भी एक शब्द है, गिव्स भी एक शब्द है और मिल्क भी एक शब्द ही है। और साथ ही इसमें पंक्चुएशन यानी कि फुल स्टॉप आया हुआ है। अगर फुल स्टॉप नहीं रहेगा तो यह हो जाएगा वाक्यांश के रूप में। अगर हम यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देंगे तो फिर यही शब्दों का समूह बन जाएगा वाक्य के रूप में। साथ ही जो दोस्तों वाक्य होना चाहिए शब्दों के मेल से, यह दोस्तों सार्थक और शुद्ध होना चाहिए, तभी हम इसको वाक्य बोल सकते हैं, वरना हम इसको वाक्य के रूप में नहीं जानेंगे, ठीक है। तो वाक्य आ जाएगा 6 नंबर में। वाक्य के साथ क्या बनता है? पैराग्राफ है, पैराग्राफ है। देखिए आप वाक्यों की सहायता से अपना पेज भरते जाइएगा, भरते जाइएगा, भरते जाइएगा, भरते जाइएगा। तो दोस्तों कहीं ना कहीं दोस्तों क्या हो जाएगा? कहीं ना कहीं दोस्तों एक तरीके से तैयार हो जाएगा पेज पर वाक्यों का समूह, वाक्यों का समूह तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो वाक्यों का जो समूह है उसी को कहा जाता है पैराग्राफ है। पैराग्राफ यहाँ पर ले लेंगे 5 नंबर में, ठीक है। पैराग्राफ के बाद क्या बच गया भैया? शब्द, अक्षर, वाक्यांश। पैराग्राफ हो ही गया, वाक्य हो ही गया। तो जब पैराग्राफ पूरा हो जाएगा तो वो अध्याय बन जाएगा, बस अध्याय हो जाएगा 1 नंबर में। देखिए तो कौन से ऑप्शन में यह मैच कर रहा है? 3 2 4 6 5 1, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में यह मैच कर रहा है, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पर। दोस्तों मैंने आप लोगों को बार बार बताया है कि यदि आप लोग रीजनिंग में महारत हासिल करना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट के बेसिक को अच्छी तरीके से जानना होगा। अगर दोस्तों हर एक सब्जेक्ट का बेसिक आप लोगों को पता नहीं होगा, उससे जुड़ा हुआ जो दोस्तों गुण है वो पता नहीं होगा, जो नियम है वो पता नहीं होगा, तो आप लोग रीजनिंग से संबंधित प्रश्न में फंस सकते हैं। इसलिए दोस्तों अभी भी समय है, आप लोग जितना हो सके अपने बेस को मजबूत बनाइए ताकि आगे चलकर आप लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो सके, ठीक है। बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पर। दोस्तों अगले नंबर सवाल में कहा जा रहा है उस संख्या युग्म का चयन करें जिसमें 2 संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जैसे दी गई संख्या युग्म की 2 संख्या हैं। दोस्तों हमारे पास 2 युग्म संख्याएं दिया हुआ है 36 और 49, ठीक है। हमें बताना है कि इसके जैसा कौन सा संख्या है। जो भी दोस्तों संख्याओं का स्वरूप मिलेगा उसी ऑप्शन को राइट मान लेंगे। इसके जैसा पहले देख लेते हैं कि इसका स्वरूप कैसा है। दोस्तों 36 को लिख सकते हैं 6 के वर्ग के रूप में, 49 को लिख सकते हैं 7 के वर्ग के रूप में। आप लोग देख सकते हैं कि 6 के बाद का जो क्रमागत संख्या होता है वो 7 ही होता है। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर 6 का वर्ग है और उसके बाद 6 के क्रमागत वाला जो संख्या 7 है उसका वर्ग है। अगर ऐसा स्वरूप किसी ऑप्शन में देखने को मिलेगा तो हम लोग उसी ऑप्शन को राइट ऑप्शन मानेंगे, ठीक है। चलिए ढूंढने का प्रयास करते हैं भैया। देखिए ऑप्शन नंबर ए में 25:64 है। 25 को लिख सकते हैं 5 के स्क्वायर के रूप में, 64 को लिख सकते हैं 8 के स्क्वायर के रूप में। चलो भैया यह नहीं होगा, ठीक है। अगले नंबर ऑप्शन में चलते हैं। ऑप्शन नंबर बी में 16 को लिख सकते हैं 4 के स्क्वायर के रूप में और 36 को लिख सकते हैं 6 के स्क्वायर के रूप में। क्रमागत नहीं है, इसको भी नहीं लेंगे। ऑप्शन नंबर सी में चलते हैं। 289 है, 289 7 7
49। दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा 17 का स्क्वायर, ठीक है। 17 का स्क्वायर होता है 279 और 324 है ना। 18 का स्क्वायर होता है 324 है। यहाँ पर लिख लेंगे 18 का स्क्वायर। एक बार चेक कर लेते हैं। 8 64 के 4, हासी लगा 6, 8 का 8 8 दूनी 16, 4 20 2 22 के 2, हासी लगा 2, एक में 2 को जोड़ देंगे 324। यही होगा, यही ऑप्शन इस प्रश्न के लिए राइट होगा, क्योंकि 17 के बाद का जो क्रमागत संख्या होता है वो 18 ही होता है। और यह जो स्वरूप है वो दोस्तों मैच कर रहा है किससे, तो इससे। इसलिए हम लोग सही ऑप्शन नंबर सी को ही मानकर चलेंगे, ठीक है। 256 बिल्कुल भी नहीं होगा। 256 का वर्गमूल कितना होता है भैया, अगर निकालना चाहें तो, अगर हम निकालें तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1, यहाँ पर 156 हो जाएगा। 6 6 के 36 है, 6 6 के 36 के 6, हासिल लगे 3, 6 दूनी 12 3 15 16 का यहाँ पर वर्ग होगा, 16 का वर्ग। 17 का वर्ग क्या होता है, 17 का वर्ग भैया होता है 289, जबकि है कितना तो 361 है। इसलिए यह ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पर। दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो आप लोगों के सामने आ चुका है, आप लोग पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। दोस्तों इस प्रश्न में बताया जा रहा है, निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और एक अलग है, विषम चुनिए। भैया बताइए तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन विषम है अर्थात अलग है, ठीक है। दोस्तों वकील क्या है, वकील दोस्तों किसी एक व्यक्ति का प्रोफेशन है, यानी कि पेशा है, ठीक है। बी डॉक्टर, यह भी दोस्तों किसी ना किसी व्यक्ति का एक पेशा है, काम है, ठीक है। तीसरा है सी नंबर इंजीनियर, इंजीनियरिंग भी दोस्तों यानी जो इंजीनियर है जो भी व्यक्ति, वो क्या हो चुका है, वो दोस्तों उस व्यक्ति का पेशा हो चुका है। लेकिन जो चौथा नंबर शिक्षा है वो बिल्कुल भी दोस्तों पेशा नहीं है। शिक्षक रहता तो हम पेशा मानकर चलते हैं, किसी व्यक्ति का प्रोफेशन मानकर चलते हैं, लेकिन शिक्षा है, शिक्षा दोस्तों एक प्रकार का भाव है। इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर डी को इस प्रश्न के लिए राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। यह बिल्कुल भी इन तीनों ऑप्शनों से मैच नहीं कर रहा है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो आप लोग इस प्रश्न के लिए सही ऑप्शन नंबर डी को ही सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। बात करते हैं आगे के प्रश्न पर। दोस्तों अगले नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है, निम्नलिखित 4 संख्या जोड़ों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक अलग है, विषम चुनिए। आपको विषम बताना है तो सबसे पहले हम लोग चारों ऑप्शन में आने वाले संख्याओं के पैटर्न को समझने का प्रयास करते हैं। 8 है ना, तो भैया 8 को हम स्क्वायर के तो रूप में नहीं लिख सकते हैं। हाँ 8 को तो लिख सकते हैं लेकिन 20 को नहीं लिख सकते हैं, इसलिए हम गुणनखंड लेकर ही चलेंगे। 8 को लिख लेंगे 4 दूनी 8 अनुपात 20 को लिख लेंगे 4 5 20। दोनों में 4 कॉमन है। ऑप्शन नंबर बी में चलते हैं। 10 है 5 दूनी 10, 25 है 5 25। ऑप्शन नंबर सी में चलते हैं। 18 9 दूनी 18, 9 81, 81 को लिख सकते हैं 9 81। ऑप्शन नंबर डी में चलते हैं। 12 6 दूनी 12 अनुपात 36 है, 6 6 के 36, 6 6 के 36 है। पैटर्न समझना होगा तबे पता चलेगा कि इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन अलग होगा। 4 दूनी 8 है, 4 5 20 है और यहाँ पर है 5 दूनी के 10 है और 5 25 है। अगर हम बात करें कॉमन का तो कॉमन तो सब में है। एक सेकेंड दोस्तों देखिए 5 25 ना,
यह दोस्तों वर्ग के रूप में है, 981 ना, यह भी दोस्तों वर्ग के रूप में है, ध्यान से समझना। 6 6 के 36, यह भी दोस्तों वर्ग के रूप में है, लेकिन 4 5 20, यह बिल्कुल भी वर्ग के रूप में नहीं है। तो दोस्तों हमें लग रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए ही होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी सी डी में आने वाले जो दूसरे पद की संख्या हैं वे एक प्रकार के वर्ग संख्या हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर ए में आने वाले संख्याओं में जो दूसरा पद वाला संख्या है वो बिल्कुल भी वर्ग संख्या नहीं है। इसलिए हम लोग इस प्रश्न के लिए सही ऑप्शन नंबर ए को ही लेकर चलेंगे। चलिए सॉल्व हो चुका, बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पर। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है, आप लोग पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रश्न में बताया जा रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। चलिए भैया देख लेते हैं कि दूसरा पद पहले पद से किस प्रकार से संबंधित है। 2 2 6 4 अनुपात 7 2 4 1, फिर समानुपात 3 1 2 9 अनुपात। यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी यही हमें बताना है। दोस्तों कटने कटाने लायक तो बिल्कुल भी है ना, और वर्ग संख्या के रूप में भी बिल्कुल भी हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, टूटेगा ही नहीं वर्ग संख्या के रूप में। तो क्या कर सकते हैं, अंकों को ऐड कीजिए, अंक को ऐड कीजिए। तो पहले पद की जो संख्या है उसमें आने वाले जो अंक है उसे ऐड कीजिए। 6 4 10, 10 2 12, 12 2 14, 7 2 9, 9 4 13, 13 1 14, ठीक है। इस पैटर्न में दोनों पदों की संख्याओं के अंकों का योग 14 14 है, ठीक है। यहां पर क्या करेंगे, जोड़ेंगे, इस संख्या के सभी अंकों को जोड़ेंगे। देखिए 9 3 12, 12 3 15। अब बारी बारी से देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में अंकों का योग 15 आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में जो संख्या 6342 है इसके अंकों को ऐड करते हैं, करिए। तो 6 3 9, 9 4 13, 13 2 15, ल ये तो पहले ही मिल गया, ऑप्शन नंबर ए ही राइट होगा। आगे चेक कर लेते हैं ऑप्शन नंबर बी में 5 2 7, 7 दूनी 14, 14 2 16। ऑप्शन नंबर सी 7 1 8, 8 2 10 3 13। ऑप्शन नंबर डी 9 5 14 और 14 2 16 1 17। ऑप्शन नंबर ए ही राइट होगा, यानी कि यहाँ पर जो संख्या आएगा वो आएगा 6 3 4 2, यही राइट होगा, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया। अब चलते हैं अगले नंबर के प्रश्न पर। दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो आप लोगों के सामने आ चुका है। इसमें बताया जा रहा है एक पासे की 3 अलग अलग स्थितियां नीचे दर्शाई गई हैं, 2 के विपरीत संख्या ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, चलिए यहां पर 4 है, यहां पर दोस्तों 1 है, यहां पर 3 है, यहां पर 4 5 है, यहां पर 5 6 है और यहां पर 2 6 है। बताना है कि 2 के विपरीत क्या होगा। देखिए 2 के बगल में 6 है और यहां पर 5 के बगल में 6 है। आप लोग सोच रहे होंगे कि जब 2 के बगल में 6 है तो फिर 6 के बगल में 2 ही होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो 6 के बगल में 5 है। तो दोस्तों आप लोग थोड़ा ध्यान से समझो, 2 के बगल में 6 है और यहाँ पर 6 के बगल में 5 है, तो इसका मतलब यह है कि 6 2 और 5 के बीचों बीच स्थित है।
अर्थात जो 2 और 5 है ये दोनों संख्याएं 6 के अगल बगल स्थित हैं। अगर 6 के अगल में 2 है तो दोस्तों 6 के बगल में 5 होगा। और जो आप यह 5 वाली संख्या देख रहे हैं यही संख्या 2 वाली संख्या का विपरीत होगा, क्योंकि यह 5 जिस सरफेस पर उपस्थित है वह सरफेस 2 वाले सरफेस का ठीक उल्टा है, ठीक विपरीत है। इसलिए दोस्तों हम लोग कह सकते हैं कि 2 के विपरीत जो संख्या है वो दोस्तों 5 ही है। इसलिए हम लोग 5 वाली संख्या को ही सही ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उतना दिमाग नहीं लगाना है, शॉर्ट तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात आ गया समझ में आप लोगों को। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पर। दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। इस प्रश्न में कहा जा रहा है उस शब्द युग्म का चयन करें जिसमें 2 शब्द उसी प्रकार संबंधित है जैसे निम्नलिखित शब्द युग्म में 2 शब्द है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास 2 शब्द दिया हुआ है आर्मी और जनरल के रूप में। हमें बताना है कि इसी के जैसा कौन सा शब्दों का पैटर्न अपने स्वरूप को व्यक्त कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम यह समझते हैं कि आर्मी और जनरल का मतलब क्या होता है। दोस्तों देखिए, जो आर्मी को गाइड करता है, जो आर्मी का निदेशक होता है, जो आर्मी का डायरेक्टर होता है उसी को जनरल कहा जाता है। जनरल के हिसाब से ही आर्मी काम करती है। आर्मी अपना जो कार्य व्यवस्था है उसे दोस्तों आगे की ओर संचालित करती है। ठीक है, आप लोग समझ पा रहे होंगे कि जनरल के इशारे पर ही जो आर्मी होते हैं वो सारे कार्य क्रियाएं करते रहते हैं। तो दोस्तों देखना यह है कि इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि इस पैटर्न को सूचित कर रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ए का, तो ऑप्शन नंबर ए में आया हुआ है अस्पताल रोगी। बताइए क्या अस्पताल रोगी से चलता है? रोगी के इशारे से अस्पताल चलता है? अस्पताल का संचालन रोगी के हाथ में होता है? नहीं ना भैया, अस्पताल का संचालन बिल्कुल भी रोगी के हाथ में नहीं होता, बल्कि अस्पताल के ऑनर के हाथ में होता है, उस अस्पताल के डॉक्टर के हाथ में होता है। हम लोग ऑप्शन नंबर ए को लेकर नहीं चलेंगे। ऑप्शन नंबर बी में है कंपनी निदेशक। दोस्तों हर एक कंपनी का कोई ना कोई डायरेक्टर होता है, चाहे वो कंपनी किसी भी चीज का क्यों ना हो, चाहे वो टाटा हो या दोस्तों मानकर चलते हैं बिरला हो या दोस्तों बजाज हो, कोई भी कंपनी हो भैया, नमक हो या सरफ वाला हो, कोई भी कंपनी हो, उस कंपनी का कोई ना कोई एक डायरेक्टर होता है। उस डायरेक्टर के हिसाब से ही वो कंपनी आगे की ओर वर्क करती है, वो कंपनी अपने आप में काम करती है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है वही दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कंपनी निदेशक अर्थात डायरेक्टर के हिसाब से ही चलती है, ना कि कंपनी में काम करने वाले वर्कर के हिसाब से। तो दोस्तों आगे बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। अगर हम आगे चलते हैं तो ऑप्शन नंबर सी में है कॉलेज छात्र। अब आप ही बताओ, जो कॉलेज है वो क्या छात्र के इशारे पर चलेगा? छात्र के हाथ में कॉलेज का कंट्रोल होता है? नहीं ना होता है, तो हम इस ऑप्शन को नहीं लेकर चलेंगे। कार्यकर्ता कारखाना, जो कारखाना है वो क्या कार्यकर्ता पर चलता है? नहीं चलता है बिल्कुल भी। तो दोस्तों हम लोग ऑप्शन नंबर डी को भी लेकर नहीं चलेंगे। आप लोग ये मत सोचिएगा कि सर कारखाना वर्कर पर न चलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है, जानते किस चीज का? यहाँ पर बात हो रही है ऑनर का। कारखाना का ऑनर कौन होता है? कार्यकर्ता होता है, वर्कर होता है? नहीं ना दोस्तों, कारखाना का जो ऑनर होता है वो कारखाना का मालिक होता है, ना कि उसमें काम करने वाला नौकर। इसलिए यह ऑप्शन बिल्कुल भी राइट नहीं होगा। ऐसे समझकर आप लोगों को पढ़ना है। अगर आप इस तरीके से पढ़िएगा तो रीजनिंग से संबंधित प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही आसान लगने लगेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पर। दोस्तों अगले नंबर प्रश्न में आकृति आया हुआ है। देखिए यहाँ पर आकृति आया हुआ है,
इस आकृति में बताना है कि कौन सा आकृति इस आकृति में समाहित है। ऑप्शन आपके सामने है, ये तो आप ही लोग बता सकते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा भैया। देखिए तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल भी राइट नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर जो ए है वो इस आकृति में कहीं मिल ही नहीं रहा है, खुद देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल भी इस आकृति में है ही नहीं, छोड़ देंगे। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कैसे होगा समझिएगा, देखिए बीच वाले पर फोकस कीजिएगा, बीच वाले पर, ठीक ना। बीच वाले पर 4 गो फूल है ना, एगो इस तरफ, एगो इस तरफ, एगो इस तरफ और एगो इस तरफ है। तो बीच में ऐसा है, बीच में ऐसा बना हुआ है, ऐसा बना हुआ है और दोनों तरफ क्रॉस है ना। तो दोस्तों ये क्रॉसवा और ये आकृतियां मिला हुआ है एक रेखाखंड से, मिला हुआ है ना, मिला हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ से रुकिए, कुछ और अलग मार्कर से बताते हैं, अलग मार्कर से। देखिए अगर हम यहाँ से एक पार्ट ले लें और फिर यहाँ से एक पार्ट ले लें और अलग निकाल दे तो कैसा दिखाई देगा, ठीक है। और फिर ऐसे अगर हमें निकाल दें इतना पार्ट इधर लेकर और इतना पार्ट इधर लेकर, तो स्वरूप कैसा दिखाई देगा, ऐसा। और ऐसा ही स्वरूप ऑप्शन नंबर सी में आया हुआ है, इसलिए इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए भैया ऑप्शन नंबर सी हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया। अब बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पर। दोस्तों अगला जो प्रश्न है, इस प्रश्न में संख्याओं की श्रृंखला आया हुआ है। तो संख्याओं की श्रृंखला को समझाने के लिए मैं सबसे पहले इसे मिटा देता हूं, ठीक है। दोस्तों इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि संख्याओं की इस श्रृंखला में सम्मिलित गलत संख्या को चुनें। दोस्तों संख्याओं की इस श्रृंखला में आने वाले समस्त कुल जितने सारे संख्याएं हैं, इन संख्याओं में जो संख्या गलत रूप से शामिल है, हमें उसी संख्या का पहचान करना है। कैसे करना है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले संख्याओं के पैटर्न को समझना होगा, जिसके आधार पर ये संख्याएं क्रमागत रूप से एक दूसरे के साथ व्यवस्थित हैं, ठीक है। दोस्तों अगर हम 7 में 4 को ऐड करें तो 11 मिल जाएगा। 11 में 2 को ऐड करें तो 13 मिल जाएगा। फिर यहाँ पर अगर हमें 13 में 4 को ऐड करें तो 17 मिल जाएगा। और फिर 17 में हमें 2 को ऐड करें तो 19 मिल जाएगा। इस पैटर्न को समझिएगा, +4 +2 +4 +2। 7 में 4 को जोड़ा गया 11 मिला, 11 में 2 को जोड़ा गया 13 मिला, फिर 13 में 4 को जोड़ा गया 17 मिला और 17 में 2 को जोड़ा गया तो 19 मिला। दोस्तों 23 के स्थान पर 19 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आया हुआ है 23, इसलिए हम लोग 23 को ही गलत संख्या इस श्रृंखला के लिए मान लेंगे। चलिए नीचे का तो काम हो गया, ऊपर कैसे होगा भैया। 3 में 4 को ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा। 7 में 2 को ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा। फिर 9 में 4 को ऐड करेंगे तो 13 हो जाएगा। और फिर 13 में 2 को ऐड करेंगे तो 15 हो जाएगा। तो दोस्तों इसी पैटर्न के आधार पर ये संख्याएं एक दूसरे के साथ व्यवस्थित हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने समझ पाया कि कैसे हमने गलत संख्या की पहचान की। गलत संख्या है 19, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है वो आपके सामने आ चुका है, ध्यान से पढ़कर समझने का प्रयास कीजिएगा। इस प्रश्न में बताया जा रहा है, अभिजीत अपना घर छोड़ देता है और उत्तर पश्चिम दिशा में 30 मीटर चलता है। फिर वह दक्षिण पश्चिम दिशा में 30 मीटर जाता है। इसके बाद वह
दक्षिण पूर्व दिशा में 30 मीटर चलता है, फिर वह उत्तर पूर्व दिशा में 30 मीटर चलता है, वह अपने घर से कितनी दूर है, यही आप लोगों को बतानी है। दोस्तों इसके लिए हमने पहले से ही दिशा निर्धारण ग्राफ यहाँ पर बना दिया है, क्योंकि इस प्रश्न का सॉल्यूशन दिशा निर्धारण ग्राफ की सहायता से ही हो सकती है। दोस्तों आप जानते हैं कि ऊर्ध्वाधर रेखा के ऊपर दिशा में उत्तर होता है और नीचे दिशा में दक्षिण होता है, और क्षैतिज रेखा के लेफ्ट तरफ पूरब होता है, और लेफ्ट तरफ नहीं राइट तरफ पूरब होता है, और लेफ्ट तरफ पश्चिम होता है। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट यह समझने में गलती कर रहा है कि कैसे हम समझेंगे कि लेफ्ट तरफ पूरब होता है कि राइट तरफ पूरब होता है, तो मैं आप सभी को बता दूं कि दोस्तों देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। आप लोग आम भाषा में जो दिशा का उच्चारण है वो आप लोग किस तरीके से करते हैं, वो दोस्तों आप लोग इस तरीके से करते हैं, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, इसी तरीके से ना आप लोग करते हैं। बताइए, तो दोस्तों आप लोग यह समझ कर रखिएगा कि उत्तर दक्षिण में जो उत्तर है वो हमेशा और हमेशा प्लस दिशा में होगा, पूरब पश्चिम में जो पूरब है यह हमेशा और हमेशा प्लस दिशा में ही होगा। आप लोगों ने निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ा होगा कि ऊपर की दिशा धनात्मक होती है और यहाँ पर जो दाएं ओर की दिशा है वो भी दोस्तों धनात्मक ही होती है। लेकिन अगर हम बात करें इधर के बाएं ओर की दिशा का और इधर के नीचे की ओर की दिशा का, तो ये दोनों के दोनों ही ऋणात्मक होती है। तो दोस्तों इन दोनों दिशाओं के लिए हम लोग लेकर चलेंगे पश्चिम और पूरब को। पश्चिम आ जाएगा यहाँ पर और दक्षिण आ जाएगा यहाँ पर। पश्चिम और पूरब बोले हैं, पश्चिम और दक्षिण को। ठीक है, अगर गलती से बोल दिए होंगे तो आप लोग समझ कर रखिएगा कि ऋणात्मक दिशाओं के लिए पश्चिम और दक्षिण को लेकर चलते हैं। तो दोस्तों आप लोग ध्यान से समझ सकते हैं इस आकृति से कि भैया हाई हमारा प्लस है, हाई हमारा प्लस है, तो यहाँ पर पूरब आएगा और यहाँ पर उत्तर आएगा। जो बच गया तो दोस्तों हम लोग ऋणात्मक के स्थान पर लिख देंगे, यहाँ पर आ जाएगा दक्षिण और यहाँ पर आ जाएगा पश्चिम, और इसकी सहायता से आप लोग इजीली दिशाओं के निर्धारण को व्यक्त करने वाला जो ग्राफ है उसका निर्माण कर सकते हैं। आइए चलते हैं प्रश्न के सॉल्यूशन पर। ठीक है, सारा चीज समझ में आएगा, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस ट्रिक के माध्यम से आप लोग कभी भी भूल सकते नहीं है। बस समझ के रखिएगा, पूरब होगा तो हमेशा और हमेशा धनात्मक दिशा में, और जो पश्चिम होगा वो हमेशा और हमेशा होगा ऋणात्मक दिशा में। देखिए कहा जा रहा है प्रश्न में, अभिजीत अपना घर छोड़ देता है, उत्तर पश्चिम दिशा में 30 मीटर चलता है। दोस्तों उत्तर पश्चिम दिशा किस ओर है बताइए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक दिशा ले लेते हैं। ठीक है, दिशा निर्धारण वाला जो ग्राफ है उसे ले लेते हैं। उत्तर पश्चिम कौन होगा, हाई उत्तर है, हाई पश्चिम है, हाई है उत्तर पश्चिम। मानकर चलते हैं हाई अभिजीत का घर है, ये वाला पॉइंट अभिजीत का हाउस है, घर है, यह मानकर हम चलते हैं। ठीक है, उत्तर पश्चिम दिशा में 30 मीटर चलता है। लो भैया 30 मीटर चल गया। फिर बोला जा रहा है फिर वह दक्षिण पश्चिम दिशा में 30 मीटर जाता है। तो यहाँ पर फिर क्या करेंगे, हम दिशा निर्धारण ग्राफ बनाएंगे, यही वाला ग्राफ हुआ यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, देखिए तो दक्षिण पश्चिम किधर होगा, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण हाई है और पश्चिम हाई है। इसका मतलब यह इधर की ओर गया है, इस दिशा की ओर गया है, कितना 30 मीटर। तो दोस्तों हम यहाँ पर 30 मीटर दूरी ले लेंगे। फिर बोला जा रहा है इसके बाद वह दक्षिण पूर्व दिशा में, फिर हम लोग यहाँ पर दिशा निर्धारण ग्राफ लेकर चलेंगे। ठीक है, फिर वह दक्षिण पूर्व दिशा में, दक्षिण पूर्व है, दक्षिण हाई है और पूरब हाई है, मतलब इस ओर इस ओर इस ओर। ठीक है, इस ओर गया है, कितना तो 30 मीटर।
30 मीटर। फिर यहाँ पर हम दिशा निर्धारण ग्राफ बना लेंगे, ठीक है। दिशा निर्धारण ग्राफ हमने बना लिया। कहा जा रहा है आगे, फिर वह उत्तर पूर्व दिशा में 30 मीटर चलता है। उत्तर पूर्व देखिए, उत्तर कौन होगा, ये वाला, पूर्व कौन होगा, तो ई वाला। तो दोस्तों हमें पहले चतुर्थांश में चलेंगे, पहले चतुर्थांश में। पहला चतुर्थांश कौन है, तो ये वाला। तो दोस्तों 30 मीटर जा रहा है ना, तो हम क्या करेंगे कि इसको इससे मिला देंगे। ये भी 30 मीटर, ये भी 30 मीटर, ये भी 30 मीटर। तो भैया हाई जौन दूरिया होगा, हाई दूरिया इस दूरिया के बराबर ना होगा, क्योंकि यह भी कितना है, 30 मीटर है। दोस्तों पूछा है कि वह अपने घर से कितनी दूर है। भैया वो अपने घर से बिल्कुल दूर है ही नहीं, क्योंकि जब उसने अपने घर को छोड़ा तो फिर 30-30 मीटर का दूरी तय करते हुए फिर अपने घर ही आ चुका है। आप लोग बता सकते हैं कि जो अभिजीत है वो अपने घर से 0 मीटर की दूरी पर है, इसलिए इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोगों ने समझ लिया। ऐसे ही आप लोगों को ऐसे प्रश्नों का सॉल्यूशन करना है, ठीक है। बात करते हैं आगे। दोस्तों जो अगला प्रश्न है वो आप लोगों के सामने है, आप लोग ध्यान से प्रश्न को पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिएगा। तब तक मैं इसे मिटा देता हूं। देखिए प्रश्न में यही ना बोला जा रहा है, यदि भाग का अर्थ है प्लस, गुना का अर्थ है भाग, प्लस का अर्थ है माइनस और माइनस का अर्थ है गुना, तो निम्न व्यंजक का मान क्या होगा। सबसे पहले हम लोग व्यंजक उतार लेते हैं भैया। 16 माइनस 4 प्लस 12 गुना 3 भागे 5, ठीक है। हमने व्यंजक उतार लिया। दोस्तों कहा जा रहा है भाग का अर्थ है प्लस, लो भैया हम भाग के स्थान पर प्लस कर दिए। फिर बोला जा रहा है गुना का अर्थ है भाग, गुना के स्थान पर हमने भाग कर दिया। यहाँ पर 3 डाल देते हैं, यहाँ पर 5 डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ 12 है तो 12 डाल देते हैं। प्लस का अर्थ है माइनस, यहाँ पर हमने माइनस लगा दिया, 4 उतार दिया। माइनस का अर्थ है गुना, लो भैया माइनस के स्थान पर हमने गुना लगा दिया और 16 उतार दिया। सोल्व करते हैं भैया। सबसे पहले हम 12 में 3 से भाग देंगे, 4 बचेगा ना, और उसके बाद गुना का क्रिया करेंगे। 16 चौके 64, ठीक है, माइनस 3 चौके 12 बोडमस के नियम से, आ प्लस 5। 64 में से 4 गया 60 है, 60 5 65 बन गया। जान है, बताइए इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर सी ही होगा। बुझा गया ना आप लोगों को। अब चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पर। दोस्तों इस प्रश्न में बताया जा रहा है, दिए गए विकल्पों में से वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। स्नातक है, चित्रकार है, शिक्षक है। दोस्तों ये तीनों व्यक्ति किसी न किसी पेशे से जुड़े हुए हैं और ये तीनों व्यक्ति मिलकर ही हमारे समाज को चलाते हैं। मतलब जो व्यक्ति जिस पेशा से जुड़ा हुआ है उस पेशे के कारण ही हमारा समाज आगे चल पाता है। अगर एक मोची भी है तो दोस्तों उस मोची का हमारे समाज में बहुत ही बड़ा योगदान है। अगर कोई झाड़ू लगाने वाला भी है या लगाने वाली भी है तो वो भी दोस्तों हमारे समाज के लिए एक बेहतर काम कर रही है। दोस्तों झाड़ू लगाने वाला है तभी हमारा रोड सड़क ये सब साफ रह पाता है, ठीक है। ये सफाई वाले होते हैं, ये बिल्कुल भी कूड़ा वाले नहीं होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये सब क्या करते हैं, हमारे समाज को बेहतर बनाने का काम करते हैं, जो जिस पेशा से संबंधित। अभी ना कि किसी का पेशा है किसी को मारना, किसी को धमकाना, या किसी के पेशा है किसी लड़के को किडनैप करना, किसी लड़की का बलात्कार करना, तो ये हमारे समाज के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसे लोगों को पेशे के अंदर शामिल नहीं किया जाता है, गैर पेशे के अंदर शामिल किया जाता है। तो दोस्तों जो सही पेशा है और सही पेशे के कारण हमारा समाज चल रहा है, तो समाज भैया कैसे चल रहा है, इन पेशों के मिलने के कारण। तो हम क्या करेंगे, हम मिला देंगे। मानकर चलते हैं स्नातक का जो वेन आरेख है वो है ये वाला, चित्रकार का वेन आरेख है ये वाला, और शिक्षक का वेन आरेख है ये वाला, और ये तीनों मिलकर ही हमारे समाज को चलाते हैं। तो तीनों को मिला देंगे ऐसे।
ठीक है। वेन आरेख की आकृति कैसी होगी, ऐसे ही होगी। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी ही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है सुस्ती का संबंध सतर्कता से उसी प्रकार है जैसे शत्रुता किससे संबंधित है। दोस्तों शत्रुता, देखिए अगर शत्रुता संबंधित है तो हिंसा तो नहीं आएगा, गर्व तो होगा ही नहीं, सौहार्द हो जाएगा, सौहार्द। दोस्तों सुस्ती का संबंध अगर सतर्कता से है तो शत्रुता का संबंध हो जाएगा सौहार्द से। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पर, ठीक है दोस्तों। अगले नंबर प्रश्न में आकृति है और इस आकृति को जब दर्पण के सामने रखा जाता है तो दर्पण में जो इसका प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, यही आप लोगों को बताना है। बता रहा हूं आप लोगों को। दोस्तों आप जानते हैं कि जब भी किसी वस्तु का प्रतिबिंब किसी दर्पण में बनता है तो वो हमेशा उल्टा ही बनता है। हमारा बायां हाथ दर्पण के लिए दायां हो जाता है और दायां हाथ दर्पण के लिए बायां हो जाता है। तो दोस्तों हम भी क्या करेंगे, उलट देंगे, ठीक है। यहां पर दर्पण का प्रतिबिंब बना रहे हैं भैया, देखिए सबसे पहले हम उल्टा करेंगे, ऐसे है ना, ऐसे है ना, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, ऐसे हो जाएगा। बताइए होगा ना, ऐसे ऐसे होगा। तो यही आकृतियां यहां पर लिखते हैं, कैसे बनाया जाता है वो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं। फिर ये पूरे तीर का निशान है तो ये तो आसान है, इसको यहां पर लगा देंगे। चलिए लग गया। यहां पर देखिएगा हाई लंब इधर आ जाएगा और हाई वाला उधर चला जाएगा, अक्रॉस है तो क्रॉस हो जाएगा, ऐसा ही तो आएगा। मिलाइए तो किस में आ रहा है, ध्यान रहे ये जो आप देख रहे हैं ना ये वाला सी या बिल्कुल भी यहां पर नहीं है, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, बल्कि ऐसे है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए, हाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यही सही होगा। बी होगा, बी नहीं होगा, सी होगा, सी नहीं होगा, डी होगा। दोस्तों डी भी नहीं होगा क्योंकि आकृति में जो आप ये देख रहे हैं ना ये वाला निशानवा, सी वाला निशानवा, वो दोस्तों ऐसा है, ऐसा, जबकि होना चाहिए ऐसा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए ही राइट होगा। मिला लीजिए, आप लोग यहां से मिला सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए ही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगले नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है निम्नलिखित शब्दों की व्यवस्था को तार्किक और सार्थक क्रम में दर्शाने के लिए सही विकल्प का चयन करें। कर्नाटक, बेंगलोर, एशिया, भारत, विश्व। दोस्तों कर्नाटक बेंगलोर है ना, कर्नाटक बेंगलोर है, कर्नाटक है एक नंबर पर और उसके बाद बेंगलोर है। दोस्तों इसको कैसे लिखे हम, देखिए कर्नाटक बेंगलोर दोनों एक साथ ही होते हैं, एक दो लिख देते हैं। और जो कर्नाटक और जो बेंगलोर है वो दोस्तों भारत में है, तो भारत है किस नंबर पर, 4 नंबर पर, यहां पर 4 लिख देते हैं। भारत किस महादेश में आता है, एशिया महादेश में, एशिया महादेश है 3 नंबर पर, यहां पर 3 लिख देते हैं। एशिया महादेश किसके अंतर्गत है, विश्व के अंतर्गत है, तो हम यहां पर 5 लिख देते हैं। मिलाइए, 5 3 4 2 1, 5 3 4 1 2 है ना कि 2 1 है, यानी कि राजधानी सबसे पहले है और उसके बाद राज्य है। हाँ राजधानी बड़ा होता है, राज्य से हमेशा राजधानी बड़ा होता है। तो अब दोस्तों आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी ही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। याद रखिएगा राजधानी पहले होगा और राज्य बाद में। चलिए ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर अब चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पर। दोस्तों इस प्रश्न में कहा जा रहा है तीसरा पद चौथे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे पहला पद दूसरे पद से।
दोस्तों अगर आप लोग पहले पद और दूसरे पद के स्वरूप को ध्यान से देखें तो आप लोग देख सकते हैं कि पहले पद का जो अंतिम लेटर है यही लेटर दूसरे पद का प्रारंभिक लेटर है। पहले पद में जो अंतिम लेटर जे आया हुआ है यही जे दूसरे पद के लिए प्रारंभिक लेटर के रूप में आया हुआ है। अगर दोस्तों हमारे पास चौथे पद का प्रारंभिक लेटर टी है तो तीसरे पद का कहीं ना कहीं अंतिम लेटर टी ही होगा। क्या होगा? टी ही होगा। चलिए एक लेटर का पता चल गया, अब हम लोग दूसरे लेटर का पता करते हैं। ठीक है, दूसरे लेटर का पता करते हैं भाई। यहां पर जी है, यहां पर एल है, लिखते हैं जी ई एफ जी एच आई जे के एल। जी से एल तक के बीच कुल कितने लेटर मिस है? 4 ठो। 4 ठो मिस है ना, तो दोस्तों हम भी क्या करेंगे? 4 ठो मिस कर देंगे। यहां पर क्या भैया? भी, तो हम यहां पर भी लिखेंगे। पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी, ओ पी क्यू आर एस टी, ओ पी क्यू आर एस टी यू भी, बस उतने लेकर चलिए। हमें देखिए यहां पर एल के बाद को लेटर है? 4 गो, तो हमें भी के बाद 4 गो लेटर देखेंगे। 1 2 3 4। चलिए पांचवा जो लेटर क्यू है इसी लेटर को यहां पर उतार लेंगे। समझ में आ रहा है ना? देखिए एल के पहले 4 गो लेटर 1 2 3 4 और पांचवा जो लेटर जी है यही जी यहां पर आया हुआ है, इसलिए हम लोग क्यू को यहां पर उतार लेंगे। बात आ गया समझ में? आगे क्या है भैया? आगे देख सकते हैं कि यहां पर ई है और यहां पर क्या है? जे है, तो ऐसे लिख सकते हैं हम ई एफ जी एच आई जे। ई से जे तक के कुल 4 लेटर आए हुए हैं और ये जो चारों लेटर है वो दोस्तों मिस है। तो हम क्या कर सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं। कहां तक पहुंचने के लिए? बताइए दोस्तों, टी तक पहुंचने के लिए। टी तक पहुंचने के लिए टी होगा ना? हाँ टी होगा। टी तक पहुंचने के लिए देखिए टी है, तो टी से पहले 4 लेटर गिन लीजिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा लेटर ओ है, तो हम यहां पर ओ बैठा देंगे। यानी कि जो सही आंसर होगा वो ओ क्यू टी ही होगा। देखिए तो कौन सा ऑप्शन है, बुझा क्या ना? इसी तरीके से दोस्तों सोल्व करना है आप लोगों को। ओ क्यू टी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पर। दोस्तों अगले नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है यदि दर्पण शब्द के दाईं ओर रखा गया है तो दिए गए शब्द का दर्पण प्रतिबिंब चुने। यही आप लोगों को बताना है। दर्पण प्रतिबिंब चुनना है, कुछ तो नहीं करना है, बस सबको उल्टा कर देना है। सबको उल्टा कर देना है भाई। सबसे पहले हम सीधे वाले कुल जितने सारे लेटर हैं उसको लिख लेते हैं। ई का उल्टा क्या होगा बताइए तो? ई का उल्टा ऐसे हो जाएगा। 8 का उल्टा कीजिए चाहे सीधा कीजिए, 8 ही रहेगा। टी का उल्टा दोस्तों टी रहेगा। ठीक है, टी कैसे है इसमें देखिए तो, टी कैसे है? जैसे है वैसे ही लेंगे। इसमें टी है ऐसे, ऐसे टी है, तो यहां पर टी हो जाएगा ऐसे उल्टा। 4 ऐसे है तो यहां पर 4 हो जाएगा ऐसे। जी का उल्टा हो जाएगा इस रूप में ऐसे। 9 का उल्टा हो जाएगा इस रूप में, होगा ना? और सी का उल्टा हो जाएगा इस रूप में। अब इसको हमें क्या करना है? इसको हमें उल्टे क्रम में यहां पर व्यवस्थित कर देना है। मैंने बताया ना दर्पण के लिए बायां हाथ दायां और दायां हाथ बायां हो जाता है। तो दोस्तों ई के स्थान पर सी, 8 के स्थान पर ये वाला आएगा, ये वाला, यानी कि 9 है। 9 ई जैसा लग रहा है लेकिन 9 है दोस्तों, 9 है 9। तो यहां पर ऐसे लिखते हैं
और फिर ऐसे कर लेते हैं, चलिए हो गया। फिर यहाँ पर ऐसे जी आ जाएगा, उसके बाद 4 है, ऐसे आ जाएगा। फिर इस टी को उतार लेंगे, फिर 8 को उतार लेंगे, फिर ई को उतार लेंगे। इसी को मिलाइए किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, देखिए तो किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, सी। फिर जी पर ध्यान दीजिएगा, जी पर आप लोग ध्यान से, जी पर, नहीं तो जी के लिए गलती हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो बी है वो तो सही गलत है। ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी में सी, उसके बाद 9 दोस्तों सीधा है 9, तो सी असही गलती है। ऑप्शन नंबर सी में जो 9 आया है वो सीधा आया हुआ है, ठीक है, उसको नहीं लेंगे। डी देखते हैं, डी सब सही है ना। डी में जो जी है ना वो दोस्तों सीधा है, जी सीधा है। ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए समझ में आ गया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आज के इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के प्रश्नों को यहीं तक सीमित रखते हैं। अब आप लोग भी बहुत ज़्यादा बोरिंग हो चुके होंगे दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे वीडियो के माध्यम से बताए गए रीजनिंग से जुड़े हुए समस्त कुल जितने सारे प्रश्न थे और उनके जो सॉल्यूशन थे वो आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। और साथ ही आप लोगों ने यह भी समझा होगा कि कैसे रीजनिंग से संबंधित प्रश्नों को कम समय में सोल्व किया जाता है। दोस्तों अगर आप लोगों को रीजनिंग से संबंधित इन प्रश्नों का सॉल्यूशन काफ़ी अच्छा लगा है तो आप लोग मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।